स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कॉस्ट शीट की। कॉस्ट अकाउंटिंग पे ऑलरेडी हम लोग कुछ वीडियो शुरू कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉस्ट शीट और स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में डिफरेंस क्या होता है, जो बहुत बार यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में और प्रोफेशनल एग्जाम्स में पूछा गया है। और देखेंगे एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन करेंगे राइट फ्रॉम बिगिनिंग, राइट फ्रॉम स्क्रैच टिल द एडवांस लेवल। शुरुआत से लेकर एडवांस लेवल तक पूरा कॉस्ट शीट को आज शुरू करके ख़त्म करेंगे और फिर आगे के वीडियोस में इसकी प्रैक्टिस होती रहेगी। कॉस्ट शीट, इट इज़ अ पीरियोडिक स्टेटमेंट विच इज़ प्रिपेयर्ड टू असर्टेन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज टू असर्टेन कॉस्ट पर यूनिट। तो इसका मतलब है किसी भी बिजनेस से रिलेटेड, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक सर्टेन टाइम में टोटल कॉस्ट क्या रही उसको जानने के लिए, टोटल कॉस्ट के सारे एलिमेंट्स को शो करने के लिए और साथ ही साथ कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए जो स्टेटमेंट बनाते हैं उसको बोलते हैं कॉस्ट शीट। और अगर हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस नहीं है कि हमने कॉस्ट शीट बनाई और ऊपर लिखा है कॉस्ट शीट ऑफ XYZ लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ से जनवरी, कॉस्ट शीट ऑफ XYZ लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, और लिखा होगा 10,000 यूनिट हमने बनाए, तो अगर ये यूनिट आउटपुट गिवन है तो जो भी कॉस्ट आ रही है उसको 10,000 से डिवाइड करते जाएंगे, कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस गिवन नहीं है तब फिर इसका नाम कॉस्ट शीट नहीं होगा, तब इसको बोलेंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। द मेजर डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट इज, in case of cost sheet we'll be ascertaining the total cost along with cost per unit, but in case of statement of cost we can ascertain total cost but we cannot ascertain cost per unit। तो कॉस्ट शीट में टोटल कॉस्ट भी निकालते हैं और हर एक एलिमेंट की कॉस्ट पर यूनिट भी निकालते हैं, जबकि स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में केवल कॉस्ट निकालते हैं, कॉस्ट पर यूनिट नहीं निकालते हैं। फिलहाल अब कॉस्ट शीट है क्या, कैसे ड्रॉ करते हैं, तो हम लोग बात कर चुके हैं, एक बार रिकॉल करा देते हैं। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, मतलब किसी भी प्रोडक्शन के जो मेजर एलिमेंट्स होते हैं उनको सबसे पहले ऊपर लिख लेते हैं, उसको बोलते हैं मेन कॉस्ट या मेन कॉस्ट, या इसको हम बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। तो चलिए देखते हैं कि इस वीडियो में जो हमने डेटा लिए हैं उसमें मेन कॉस्ट से मतलब क्या है। किसी भी प्रोडक्शन में, जैसे हमारा बिजनेस है शर्ट बनाने का और वही पुराना बिजनेस है हम लोग का, पीटर इंग्लैंड की जगह हम लोग का नया ब्रांड है चीटर इंग्लैंड। तो शर्ट बनाने में कपड़ा लगेगा, ये भी एक मटेरियल है, और शर्ट बनाने में धागा लगेगा, ये भी एक मटेरियल है। लेकिन कपड़ा एग्जैक्टली आइडेंटिफाई करा जा सकता है कि एक जेंट शर्ट बनाने में 2.5 मीटर का कपड़ा लगता है, लेकिन एक शर्ट बनाने में कितना धागा लगता है ये एग्जैक्ट नहीं मेजर कर सकते हैं। अंदाज़ा लगा लेंगे कि लगभग एक शर्ट बनाने में 2 रुपये 3 रुपये का धागा लगता है, थ्रेड लगता है। तो जिस कॉस्ट को, जिस मटेरियल को, लेबर को एग्जैक्टली आइडेंटिफाई कर सकें वो डायरेक्ट मटेरियल या डायरेक्ट लेबर होता है, और जिस कॉस्ट को अंदाजे से आइडेंटिफाई करें वो इसको इनडायरेक्ट मटेरियल या इनडायरेक्ट लेबर बोलते हैं। फिलहाल डायरेक्ट मटेरियल को ध्यान देना है आपको, डायरेक्ट मटेरियल को हम लोग रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड भी बोलते हैं, ध्यान रखना है। डायरेक्ट मटेरियल को रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड भी बोलते हैं, और कभी कदार सवाल में डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट गिवन होगा, कभी कदार डायरेक्ट मटेरियल गिवन नहीं होगा, तो फिर हमें रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालना पड़ेगा। तो कैसे आएगा, चलिए देखेंगे अभी इसको हम लोग। तो हमें चाहिए होता है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड सबसे पहले, जिसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मटेरियल। फिर हमें चाहिए होता है डायरेक्ट लेबर, और फिर चाहिए होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। प्यारे बच्चों, यहाँ ये भी ध्यान रखना, डायरेक्ट लेबर को हम और नाम से जानते हैं प्रोडक्टिव लेबर, इसको बोलते हैं डायरेक्ट लेबर या प्रोडक्टिव लेबर, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को चार्जेबल एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम लोग बोलते हैं चार्जेबल एक्सपेंसेस ही बोलते हैं। तो 3 चीज़ें हमें शुरू में चाहिए होती हैं। सवाल में ये चीज़ें कहीं भी लिखी हों, लेकिन हमें सबसे पहले शुरुआत इन्हीं चीज़ों से करनी होती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस गिवन हो, उसमें ओपनिंग स्टॉक कहीं भी लिखा हो, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे ऊपर लिखते थे टू ओपनिंग स्टॉक, उसके नीचे लिखते थे परचेज। इन द सेम वे सबसे पहले हमें चाहिए डायरेक्ट मटेरियल, उसके बाद हमें चाहिए डायरेक्ट लेबर, फिर उसके बाद हमें चाहिए डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट मटेरियल को एक और नाम से जानते हैं, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड के नाम से जानते हैं। डायरेक्ट लेबर को एक और नाम से जानते हैं, प्रोडक्टिव लेबर या प्रोडक्टिव वेजेस बोल सकते हैं, और डायरेक्ट एक्सपेंस को चार्जेबल एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। तो ये तीनों चीज़ें जब हम जोड़ देते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस, तब जो कॉस्ट आती है वो बिजनेस की मेन कॉस्ट होती है, इसलिए उसको बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। अब सवाल ये है कि अगर सवाल में, क्वेश्चन में रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड या डायरेक्ट मटेरियल का अमाउंट मिसिंग है तो कैसे आएगा, चलिए इसको समझते हैं। तो अगर सवाल में रॉ मटेरियल कंज्यूम मिसिंग है तो कैसे आएगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कुछ रहा होगा,
फिर कुछ और खरीद के लाए होंगे, मटेरियल परचेज करा होगा, जोड़ दीजिए। खरीदते समय कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, इंडिया के बाहर से खरीदा है तो इम्पोर्ट ड्यूटी, ये सब जोड़ दो। और अगर कुछ हमने बचा के रख लिया है क्लोजिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल, इट मीन्स वो कंज्यूम नहीं हो रहा है, तो उसको माइनस कर दो। इनफैक्ट अगर कोई एबनॉर्मल लॉस ऑफ रॉ मटेरियल है, लॉस बाई फायर हो गया, लॉस बाई थेफ्ट हो गया, तो उसको भी माइनस कर दो, क्योंकि वो भी कंज्यूम नहीं हो रहा है। अब जो अमाउंट आएगा उसको आउटर कॉलम में हम लिख देंगे, उसको बोलते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो डायरेक्ट मटेरियल को रॉ मटेरियल कंज्यूम बोलते हैं। अगर डायरेक्ट मटेरियल का स्ट्रेट अवे अमाउंट क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आपको डेराइव करना पड़ेगा। कोई फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, कॉमन सेंस लगाइए। देयर वुड हैव बीन सम ओपनिंग स्टॉक, पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल रहा होगा, प्लस फ्रेश परचेज और रॉ मटेरियल खरीद के लाए होगे, ऐड कर दोगे। मटेरियल खरीदते समय कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड या इंपोर्ट ड्यूटी पे करी होगी, ऐड कर दोगे। जितना रॉ मटेरियल बचा के रख लिया है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस कर दोगे। अगर कोई लॉस बाई फायर, लॉस बाई थेफ्ट या एबनॉर्मल लॉस ऑफ रॉ मटेरियल हुआ है तो वो भी माइनस कर दोगे। अब जो आउटर कॉलम में आएगा उसको हम लोग बोलेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड या डायरेक्ट लेबर, उसको बोलेंगे डायरेक्ट मटेरियल या बोलेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। उसके नीचे लिखेंगे डायरेक्ट लेबर और उसके नीचे लिखेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस या चार्जेबल एक्सपेंसेस। अब जो कॉस्ट आ जाएगी उसको हम बोलेंगे प्राइम कॉस्ट, और प्राइम कॉस्ट के बाद हम जोड़ते हैं इनडायरेक्ट खर्चे। अब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो लिख चुके हैं, तो अब बचा क्या? अब बचा इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब इनडायरेक्ट मटेरियल मतलब छोटा मोटा मटेरियल, जैसे शर्ट बनाने में जो धागा लग रहा है, या टेलर जब शर्ट बना रहा था तो वो जो चौक यूज़ करता है कपड़े पे मार्क करने के लिए, वो भी मटेरियल है लेकिन इनडायरेक्ट मटेरियल है। या टेलर सिलाई मशीन के लिए जो ऑयल, कॉटन वेस्ट, लुब्रिकेंट यूज़ करता है, वो भी इनडायरेक्ट मटेरियल है। ऐसे ही छोटी मोटी लेबर, टेलर को जो पैसे दे रहे हैं वो तो मेन लेबर है, वो तो डायरेक्ट लेबर में कवर हो गई। लेकिन जो टेलर को चाय पिला रहा है आकर, जो स्टाफ रखा हुआ है जो सबको चाय पानी दे रहा है, वो इनडायरेक्ट लेबर हो गया। ऐसे जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस अभी भी बचा हुआ है। क्यों बचा है? क्योंकि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस हम ऊपर लिख चुके हैं। तो एक बात तो दिमाग में आ गई कि इनडायरेक्ट मटेरियल छोटा मोटा मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर छोटा मोटा लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस अभी बचा हुआ है। इन तीनों इनडायरेक्ट पोर्शन को हम बोलते हैं ओवरहेड्स। तो एक और थ्योरी का टॉपिक क्लियर हो गया, व्हाट इज मेंट बाय ओवरहेड्स। ओवरहेड्स मीन्स the totality of indirect material, indirect labor and indirect expense, that is called overheads। और इन overheads को या इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम तीन पार्ट में आइडेंटिफाई करते हैं जैसे जैसे ये इनकर होते हैं। ये छोटे मोटे खर्चे जिनको हम प्यार से ओवरहेड्स बोल दे रहे हैं, इनको तीन पार्ट में आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले ये फैक्ट्री में लगते हैं, तो फैक्ट्री में जो छोटे मोटे खर्चे लगते हैं उनको हम बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स या उसको हम बोलते हैं वर्क्स ओवरहेड्स। ओवरहेड्स हो गए, ओवरहेड्स का मतलब हो गया छोटे मोटे खर्चे, इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनको मिलाकर हम क्या बोलते हैं? ओवरहेड्स। लेकिन ओवरहेड्स को हम तीन पार्ट में आइडेंटिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस। ओवरहेड, ये छोटे मोटे खर्चे तीन पार्ट में इनकर होते हैं। सबसे पहले छोटे मोटे खर्चे फैक्ट्री में लगते हैं तो इनको बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स या वर्क्स ओवरहेड्स। अभी स्लाइड करेंगे हम, वीडियो को थोड़ा नीचे की तरफ स्लाइड ले जाएंगे तब आप देखोगे। फिर उसके बाद ऑफिस में लगेंगे छोटे मोटे खर्चे तो उनको बोलते हैं ऑफिस ओवरहेड्स या बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। और उसके बाद गुड्स को बेचते हुए लगेंगे तो उसको बोलते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो ओवरहेड्स हैव बीन क्लासिफाइड इन थ्री पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस। सीक्वेंस इनका 1 2 3 है। सबसे पहले कौन से लगेंगे? फैक्ट्री में लगेंगे छोटे मोटे खर्चे, उनको बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स या उनको बोलते हैं वर्क्स ओवरहेड, वर्क जहां वर्क हो रहा है, वर्क्स ओवरहेड्स। उसके बाद ऑफिस में लगेंगे तो उसको बोलते हैं ऑफिस ओवरहेड्स या एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। और फिर गुड्स को बेचते समय लगेंगे तो बोलते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। अब देखते हैं कि हम आगे कैसे प्रोसीड करेंगे। ग्रेजुअली हम आगे चलते हैं, प्राइम कॉस्ट तक हम पहुंच गए हैं। अब प्राइम कॉस्ट के हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो प्राइम कॉस्ट के बाद हमें क्या ऐड करना है? फैक्ट्री ओवरहेड। ये एक हेडिंग बना लेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंडर में बहुत सारे कंपोनेंट्स आ सकते हैं। ऑल्दो याद रहे ये नंबर 1 है फैक्ट्री ओवरहेड्स। अभी कहीं दूर और नीचे की तरफ हम फैक्ट्री ओवरहेड्स के बाद कहीं लिख रहे होंगे क्या? ऑफिस ओवरहेड्स। और ऑफिस ओवरहेड्स के बाद नंबर 3 पे हम क्या लिखेंगे? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो ओवरहेड्स 3 होते हैं, याद रखना है। सबसे पहले फैक्ट्री ओवरहेड जो यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा है। अभी स्क्रीन और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तब वहाँ पे आप देखोगे नंबर 2 पे आएगा ऑफिस ओवरहेड्स, और स्क्रॉल डाउन करेंगे तब आपको दिखेगा नंबर 3 पे आएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो ओवरहेड्स को 3 पार्ट में हम 3 स्टेजेस में आइडेंटिफाई करते हैं। फैक्ट्री वाले छोटे मोटे खर्चे वो अभी लिख रहे हैं, फिर थोड़ी देर बाद लिखेंगे ऑफिस वाले खर्चे, और फिर उसके बाद लिखेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाले खर्चे। तो नंबर 1 पे अभी है फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंडर में क्या हो सकता है इसको समझते हैं। छोटा मोटा मटीरियल, इनडायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री का रेंट,
पावर और फ्यूल कहाँ लगेगा? फैक्ट्री में। फैक्ट्री की लाइट, सुपरवाइज़र की सैलरी, फैक्ट्री का जो मैनेजर होगा उसकी सैलरी, फैक्ट्री में वाटर सप्लाई लगेगी, फैक्ट्री का इंश्योरेंस, फैक्ट्री का स्टेशनरी, ऑफिस की स्टेशनरी नहीं, ऑफिस की स्टेशनरी होगी तो वो जाएगी ऑफिस ओवरहेड्स में। अभी क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम पढ़ रहे हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो इसके कंपोनेंट्स देख रहे हैं। फैक्ट्री की क्लीनिंग, ड्राइंग ऑफिस एक्सपेंस याद रखना, ये ऑफिस ओवरहेड्स में नहीं जाएगा। ड्राइंग ऑफिस का मतलब होता है जहां प्रोडक्ट की डिजाइनिंग हो रही हो, तो प्रोडक्ट की डिजाइन कहाँ होगी? फैक्ट्री में। तो नाम भले ही लिखा है ड्राइंग ऑफिस एक्सपेंसेस, लेकिन ये ऑफिस ओवरहेड में नहीं जाएगा, ये फैक्ट्री ओवरहेड में ही जाएगा। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट मशीनरी। तो ये हो गए हमारे डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द फैक्ट्री ओवरहेड्स। याद दिला दें, ऊपर हमने इस स्लाइड से ऊपर हमने सबसे पहले क्या लिखा था? हमने लिखा था डायरेक्ट मटेरियल या रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। तो क्या आ गया था? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट जब आ जाती है तो उसमें जोड़ते हैं 3 ओवरहेड्स। नंबर 1 पे हम क्या जोड़ने जा रहे हैं? फैक्ट्री वाला ओवरहेड्स। उसके बाद हम क्या जोड़ेंगे थोड़ी देर बाद? ऑफिस वाले ओवरहेड्स। और उसके बाद हम क्या जोड़ेंगे? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। अब फैक्ट्री ओवरहेड में क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं ये देखते हैं। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंडर में आ सकता है इनडायरेक्ट मटीरियल, इनडायरेक्ट लेबर, फिर फैक्ट्री से जुड़े हुए छोटे मोटे सारे खर्चे लिखते चले जाओगे। कौन कौन से होंगे फैक्ट्री से जुड़े हुए खर्चे? फैक्ट्री का रेंट हो गया, फैक्ट्री में पावर, फ्यूल, लाइटिंग, फैक्ट्री या वर्क मैनेजर की सैलरी, फैक्ट्री में वाटर सप्लाई, फैक्ट्री का इंश्योरेंस, फैक्ट्री स्टेशनरी, फैक्ट्री क्लीनिंग। ड्राइंग ऑफिस एक्सपेंस का मतलब होता है जहां प्रोडक्ट की डिजाइनिंग हो रही हो, तो ये भी फैक्ट्री ओवरहेड्स में आएगा। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट मशीनरी, ये सारी चीज़ें आती रहेंगी प्राइम कॉस्ट के बाद। कहाँ पर आती जाएंगी ये सारी चीज़ें? फैक्ट्री ओवरहेड्स के कंपोनेंट्स हैं ये। तो प्राइम कॉस्ट के बाद फैक्ट्री ओवरहेड हम जोड़ रहे हैं और फैक्ट्री ओवरहेड अभी कंटिन्यू हो रहे हैं। और देखते हैं फैक्ट्री ओवरहेड में क्या आएगा। हम लोग डेप्रिसिएशन तक पहुंच गए हैं, तो डेप्रिसिएशन के बाद अब हम क्या चीज़ें लिखेंगे? कॉस्ट ऑफ रिसोर्स एंड इक्विपमेंट, ये भी फैक्ट्री में इनकर होगा। अदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस वो भी यहीं लिख देंगे। मेनली अगर फैक्ट्री वाले ओवरहेड देखे जाएँ तो कौन कौन से होते हैं, बिना रटे देखते हैं। फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री की लाइट, फ्यूल, कोल, गैस, वाटर, डीजल, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री में सुपरवाइजर होगा, वो सारी चीज़ें। और उसके बाद अगर कोई फैक्ट्री में स्क्रैप, कुछ थोड़ा बहुत गार्बेज बचता है जिसको हम बेच देते हैं, तो उससे हमें पैसा मिल जाएगा, इसलिए इसको फैक्ट्री ओवरहेड में लास्ट में माइनस कर लेते हैं। क्यों माइनस करते हैं? क्योंकि इससे हमारी कॉस्ट जो हो रही है वो रिकवर हो रही है। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में सारे ये कंपोनेंट छोटे छोटे सारे खर्चे जोड़ते जाएंगे, और अगर सेल ऑफ स्क्रैप है, हमने कुछ स्क्रैप में बेचा है तो उससे हमें पैसे मिल रहे हैं, तो इसको माइनस कर देंगे। तो आउटर कॉलम में जो भी अमाउंट आएगा वो फैक्ट्री के ओवरहेड्स होंगे, वो लिख देंगे। प्लस अगर फैक्ट्री में कुछ गुड्स ऐसा है जो पहले से सेमी फिनिश्ड है, जिसको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, तो जो पहले से रखा हुआ है वर्क इन प्रोग्रेस वो ऐड कर दोगे, और जो लास्ट में बचा के रखा है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस वो माइनस कर दोगे। तो हम कहाँ पे थे सबसे ऊपर? प्राइम कॉस्ट पे। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री वाले सारे ओवरहेड्स जोड़े, उसमें से अगर कोई सेल ऑफ स्क्रैप है तो स्क्रैप बेच के पैसा मिल रहा है, तो इससे कॉस्ट रिकवर हो रही है, माइनस करोगे। और उसके बाद लास्ट में अगर हमारे पास ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस है, पहले से कुछ बना बनाया आधा अधूरा गुड्स रखा है, तो ऐड कर दोगे, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस है जिसको बचा के रख लिया है तो माइनस कर दोगे। अब जो कॉस्ट आ जाएगी, मतलब प्राइम कॉस्ट से शुरू करा था, प्राइम कॉस्ट में हमने ऐड करे फैक्ट्री ओवरहेड्स या जिसको बोलते हैं वर्क्स ओवरहेड, और ये ऊपर सारे एडजस्टमेंट का अब जो कॉस्ट आ जाएगी उसको बोलेंगे वर्क कॉस्ट। तो ये आ गई वर्क कॉस्ट। तो पहले प्राइम कॉस्ट निकालते हैं, और प्राइम कॉस्ट के बाद हमें निकालनी होती है वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट कैसे आती है? बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री वाले ओवरहेड्स जोड़ दें, और अगर कोई सेल ऑफ स्क्रैप है किसी सवाल में तो वो माइनस कर दें। क्यों माइनस कर दें? क्योंकि स्क्रैप को बेच के पैसा मिलेगा। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस है, कभी कदार किसी सवाल में लिखा होगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, तो उसको भी जोड़ लेंगे क्योंकि वो कंज्यूम हो रहा है। और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस है तो वो बचा के रखा है, तो उसको हम माइनस कर देंगे। तो इसका मतलब हो गया अब जो कॉस्ट आएगी उसको बोलते हैं वर्क कॉस्ट। तो पहले हमने निकाली, प्यारे बच्चों, पहले हमने निकाली प्राइम कॉस्ट, और उसमें फैक्ट्री वाले ओवरहेड्स जोड़ दिए और एक दो एडजस्टमेंट करे। अब जो कॉस्ट आई उसको बोलेंगे वर्क कॉस्ट, या वर्क कॉस्ट को ही बोलते हैं फैक्ट्री कॉस्ट। गॉट इट? तो प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स या वर्क्स ओवरहेड्स जोड़ दिए। अब जो कॉस्ट आएगी उसको बोलेंगे वर्क होने तक की कॉस्ट, या वर्क कॉस्ट, या इसको बोलते हैं फैक्ट्री कॉस्ट। उसके बाद तो अभी तो हमने केवल एक ओवरहेड कंसीडर करे हैं, फैक्ट्री ओवरहेड। अभी 2 ओवरहेड्स और बाकी हैं। कौन कौन से 2 ओवरहेड्स बाकी हैं? अभी बाकी है ऑफिस ओवरहेड्स, और उसके बाद आखिरी में जोड़ेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो वर्क कॉस्ट हमारी आ गई। अब हम यहाँ पर आगे के लिए प्रोसीड करते हैं।
अब हम देखते हैं वर्क कॉस्ट में हम जोड़ेंगे ऑफिस ओवरहेड्स। तो ऑफिस ओवरहेड्स में क्या क्या आता है, देखें वर्क कॉस्ट के नीचे क्या लिखा है, ऐड ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। अब ऑफिस वाले सारे खर्चे ले लो, ऑफिस का रेंट, ऑफिस के लाइट, ऑफिस का स्टेशनरी, ऑफिस फर्नीचर का डेप्रिसिएशन, ऑफिस स्टाफ की सैलरी, मैनेजमेंट के एक्सपेंसेस या डायरेक्टर की फ़ी, ऑफिस का टेलीफोन चार्जेस, पोस्टेज, लीगल चार्जेस, बैंक चार्जेस, ऑफिस क्लीनिंग, ऑडिटर आता है, चार्टेड अकाउंटेंट आएगा, फिर ऑफिस इंश्योरेंस। तो ये सारी चीज़ें किसके अंडर में आ जाएंगी, ऑफिस ओवरहेड्स में। जैसे इसके ऊपर हमने क्या पढ़ा था, वर्क्स ओवरहेड्स। वर्क्स ओवरहेड में क्या आया था, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री की लाइट, फ्यूल, कोल, गैस, पावर, स्टोर कीपर, वो सारी चीज़ें करी थी। और अगर सेल ऑफ स्क्रैप है तो माइनस करा था, ओपनिंग WIP ऐड करा था, क्लोजिंग WIP माइनस करा था, तब जो आ गया था वर्क कॉस्ट आई थी। वर्क कॉस्ट के नीचे हम नंबर 2 ऐड करेंगे। ओवरहेड्स 3 होते हैं, हमने बताया था। सबसे पहले फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ चुके हैं, उसके बाद अब बात आई ऑफिस ओवरहेड, वो अभी जोड़ रहे हैं, और ऑफिस ओवरहेड में अभी और कंटिन्यू करेंगे। वर्क कॉस्ट में जब सारे ऑफिस ओवरहेड जोड़ देंगे तब जो कॉस्ट आएगी उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। वर्क कॉस्ट में ऑफिस ओवरहेड जब हम जोड़ देंगे, अभी ऑफिस ओवरहेड के ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे हैं, इन सबको जोड़ देंगे तब जो कॉस्ट आएगी उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। थोड़ा और आगे प्रोसीड करते हैं तो देखते हैं, यहाँ पर हम लोग आ गए ऑडिट फ़ी, फिर लिखा है ऑफिस इंश्योरेंस, तो उसके बाद अदर ऑफिस एक्सपेंसेस, अब आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसका मतलब है टिल नाउ वी हैव कंसीडर्ड 2 ओवरहेड्स, 2 ओवरहेड आ गए। सबसे पहले आपको याद दिला दें, प्राइम कॉस्ट आई थी। प्राइम कॉस्ट के 3 एलिमेंट्स आए थे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। तो प्राइम कॉस्ट आई थी। प्राइम कॉस्ट के बाद हमने क्या ऐड करा, फैक्ट्री ओवरहेड्स या वर्क्स ओवरहेड, तब जो कॉस्ट आई उसको बोला गया फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट। उसमें हमने क्या ऐड करा, ऑफिस वाले बहुत सारे खर्चे, अब जो कॉस्ट आई उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसका मतलब इस साल या इस महीने जो हमने बनाया है, ताज़ा गुड्स जो अभी प्रोड्यूस करा है, उसकी कॉस्ट इतनी है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। 2 ओवरहेड्स हो चुके हैं। प्राइम कॉस्ट में 2 खर्चे हमने छोटे मोटे जोड़ दिए हैं, एक फैक्ट्री वाले सारे ओवरहेड जोड़ दिए हैं, और फिर ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेटिव वाले सारे ओवरहेड जोड़ दिए हैं। अब जो हमारे पास कॉस्ट आएगी, ऑफिस ओवरहेड्स जोड़ने के बाद जो कॉस्ट आती है उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब इतना गुड्स हमारे पास बना है। अब मे भी सवाल में ये भी लिखा हो कि हमारे पास पहले से कुछ बना बनाया गुड्स रखा था, फिनिश गुड्स रखा था, तो अगर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है तो इसमें ऐड करेंगे, और अगर कोई फिनिश गुड्स आपने बचा के रख लिया है तो माइनस करेंगे। किसमें, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है जो अभी अभी गुड्स आपने बनाया, इस साल जो नया नया गुड्स आपने बनाया है, जो नया नया गुड्स आपने बनाया है वो लिखेंगे। उसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है तो ऐड करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है तो माइनस करते हैं। अब जो कॉस्ट आती है उसको बोलते हैं COGS, इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इट मीन्स अगर हम यहाँ पे बात करें तो हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आने के बाद चेक करते हैं, सवाल में अगर कहीं पर लिखा हुआ है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स तो ऐड करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है बचा के रख लिया तो माइनस करते हैं। अब आ जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसको बोलते हैं COGS। और इसमें सबसे आखिरी वाले खर्चे जोड़ दिए जाते हैं जिनका नाम होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाता है तो उसमें हम जोड़ देते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, मतलब गुड्स को सेल करते समय या डिस्ट्रीब्यूट करते समय जो खर्चे करें उनको जोड़ देते हैं। देखते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में क्या क्या चीज़ें होंगी। सेल्समैन की सैलरी, सेल्समैन का कमीशन, शोरूम खोलते हैं गुड्स को सेल करने के लिए, शोरूम का रेंट और रेट, एडवर्टीजमेंट करते हैं गुड्स को सेल करने के लिए, सेल्स ऑफिस का किराया, ट्रेवलिंग एजेंट का कमीशन या ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, गोडाउन में हम गुड्स रखते हैं ताकि बल्क में सेल कर सकें, वेयर हाउस का रेंट और रेट, वेयर हाउस के स्टाफ की सैलरी, ठीक है। वेयर हाउस स्टोर नहीं है, अगर स्टोर का रेंट होता तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में आता। वेयर हाउस मेनली हम वहाँ पे गुड्स रखते हैं जहाँ से सीधे सेल हो जाएगा, तो वेयर हाउस का रेंट, वेयर हाउस के स्टाफ की सैलरी, डेप्रिसिएशन एंड रिपेयर्स ऑफ डिलीवरी व्हीकल, जिससे हम गुड्स को डिलीवर कराते हैं, जैसे कोका कोला और पेप्सी की बॉटल होती हैं, ट्रक में जा रही होती हैं, दुकानों जाके सप्लाई करती हैं, तो उस डिलीवरी व्हीकल का डेप्रिसिएशन। कैरेज इनवर्ड नहीं, कैरेज या फ्रेट आउटवर्ड, गुड्स को बेचते समय। फिर हमने गुड्स को सेल करा, उधार पे सेल करा, तो कस्टमर से पैसा मिल नहीं रहा है, तो फिर वहाँ पर हम क्या करते हैं, कभी कदार एक एजेंट अपॉइंट करते हैं। डेट कलेक्शन चार्जेस, तो डेट कलेक्शन चार्जेस को भी सेलिंग ओवरहेड्स में ही रख देते हैं, क्योंकि वो भी सेलिंग एक्सपेंस की तरह ही है कि अगर गुड्स सेल होगा तो उधार पे बिकेगा तो कुछ ना कुछ बैड डेट्स होने के चांसेस होंगे, उसको रिकवर कराने के लिए डेट कलेक्शन चार्जेस। अदर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया था और उसमें हमने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जोड़ दिए थे। याद दिलाते हैं, प्राइम कॉस्ट आई थी, फैक्ट्री वाले खर्चे जोड़े थे, तो फिर फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट आई थी, फिर ऑफिस वाले ओवरहेड जोड़े थे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया था,
फिर आपके पास जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया था, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हमने ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड करा था, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड करा था, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हमने माइनस करा था। अब जो आ गया था उसको बोलते थे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया, उसमें आखिरी ओवरहेड हम लोग जोड़ने जा रहे हैं कौन से, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। उसके सारे छोटे छोटे पार्ट्स हैं, वो सब हमने यहाँ लिख दिए। उसके बाद जब ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हम लिख देंगे तो अब क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट, या इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जोड़ दिए, मतलब तीनों ओवरहेड जोड़ दिए। सबसे पहले प्राइम कॉस्ट निकालने के बाद फैक्ट्री ओवरहेड जोड़े, तब आया फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट। फिर ऑफिस ओवरहेड जोड़े, तब आया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हमने क्या जोड़ा, ध्यान देना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हमने क्या जोड़ा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है तो ऐड करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है तो हम उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आखिरी वाले सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जोड़ दिए, अब आ गया टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल्स। और सवाल में सेल्स का अमाउंट गिवन होगा, तो टोटल कॉस्ट को सेल से कंपेयर करेंगे, बैलेंसिंग फिगर या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। और इस पूरे को जितने भी ये एलिमेंट्स आए हैं इन सबको डिवाइड करते जाएंगे नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस से, तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, तब हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट पर यूनिट। तो इसका मतलब हो गया कॉस्ट शीट, इट इज़ अ पीरियोडिक स्टेटमेंट विच इज़ प्रिपेयर्ड टू शो ऑल दी एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट के छोटे छोटे एलिमेंट्स को शो करना, एज वेल एज इट इज़ प्रिपेयर टू कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट भी इससे कैलकुलेट करते हैं। तो ये पहला वीडियो था और हम मान के चल रहे हैं कि कुछ नहीं पढ़ा। जो बच्चे आखिरी तक देख रहे हैं बिल्कुल निश्चिंत रहें, अभी जम के प्रैक्टिस कराएंगे। फिलहाल इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, कॉपी में नोट करिएगा और उसके बाद अपने साथ वाले स्टूडेंट के साथ इसको ज़रूर से शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस।